हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में मैं आपको सीयूटी यूजी 2026 की कंप्लीट डिटेल देने वाली हूँ। ए टू जेड सारी की सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बता दूंगी 2026 सीयूटी से रिलेटेड। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और डाउट रह नहीं जाएगा और आप आराम से अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे अगर आप करना चाहते होगे। ठीक है, तो सीयूटी 2026 की हम बात कर रहे हैं। सीयूटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसे सेव कर लीजिए। 2026 की ए टू जेड सारी अपडेट्स आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगी और साल भर आपकी ये प्लेलिस्ट काम आएगी जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते। दूसरी बात, सीयूटी की तैयारी से रिलेटेड भी मैंने एक प्लेलिस्ट डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे चेक कर सकते हो अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो। उसके बारे में अभी आगे हम डिस्कशन करेंगे। चलो, हम बात कर रहे हैं सीयूटी एग्ज़ाम की। CUET एकदम बेसिक से एकदम एडवांस तक समझेंगे ये एग्ज़ाम क्या है, कैसे है, सब कुछ देख लीजिए ध्यान से। इसके बाद कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसका फुल नेम है। अब देखिए, ये एग्ज़ाम दो तरह का होता है। एक होता है आपका CUET UG और दूसरा होता है आपका CUET PG। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं मालूम होता। और UG PG दो अलग अलग एग्ज़ाम है, दो अलग अलग लोगों के लिए है। ठीक है, अगर आप जस्ट 12th पास हो तो आपको CUET UG का एग्ज़ाम देना चाहिए किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए। या फिर आपने कोई भी कोर्स कर लिया है लेकिन आप दोबारा से ग्रेजुएशन का कोर्स करना चाहते हो, जैसे मान लेते हैं किसी ने BSc कर लिया है लेकिन अब वो BSc नर्सिंग करना चाहता है, BSc नर्सिंग। तो जिस कोर्स के नाम के आगे B लगा होता है ना, B, वो असल में आपके होते हैं ग्रेजुएशन कोर्स, ग्रेजुएशन, या इसी को हम कहते हैं बैचलर कोर्स। B फॉर बैचलर भी आप याद रख सकते हो। तो जितने भी कोर्स के नाम के आगे B लगा होता है, जैसे कि BA हो गया, BSc हो गया, BA LLB हो गया, LLB में भी जो B आ रहा है वो आपका बैचलर ही कहला रहा है। ठीक है, आपका BTech हो गया, आपका पैरामेडिकल में जितने भी कोर्स होते हैं B लगा होता है जिनमें, उन सब के लिए आपका ग्रेजुएशन आप कहलाते हो, बैचलर कहलाते हो। थोड़ा सा ये बात समझा देती हूँ तभी आपको ये एग्ज़ाम समझ में आएंगे, क्योंकि एकदम बेसिक से चल रहे हैं और मैं मान के चल रही हूँ आपको कुछ भी नहीं मालूम अभी तक। आप जस्ट 12th पास करने के बाद बिल्कुल नए नए हो कंपटीशन के फील्ड में और आपको कुछ भी नहीं मालूम। तो मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझा रही हूँ, जिसको मालूम है वो स्किप करके आगे बढ़े। देखिए, आपने 12 पास कर लिया, 12th पास करने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ग्रेजुएशन करो। आपके पास ऑप्शन होता है क्या करो, आप ग्रेजुएशन, इसी को कहते हैं बैचलर्स। इसी को हम क्या कहते हैं, बैचलर्स कहते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है कि आप डिप्लोमा करो, डिप्लोमा। और तीसरा आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स करो। और चौथा ऑप्शन ये भी होता है कि कुछ मत करो, डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है तो वो कर लो, बात अलग है। लेकिन 12th के बाद अगर कोई कोर्स करना है तो कोर्स करने के लिए ये 3 चीज़ें होती हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है आपका ग्रेजुएशन कोर्स। क्योंकि ग्रेजुएशन से आगे जो है ना, अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा होती है। जितनी भी जॉब वगैरह मिलती हैं मैक्सिमम में ग्रेजुएशन मांगता ही मांगता है। अब ग्रेजुएशन में आपका MBBS भी आ गया, ठीक है, आपका IIT भी आ गया, ठीक है, आपका NIT भी आ गया। IIT NIT जो संस्थाएं हैं, एक्चुअल में कोर्स का जो नाम है वो है आपका बीटेक। जितने भी तरह के बीटेक कोर्स हैं, जितना भी आपका BSc कोर्स है, BSc नर्सिंग हुआ, BSc जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जितने भी आपको BSc मालूम हो, जितना भी आपका BA कोर्स है वो सारा का सारा हो गया। जितना भी आपका BAMS है, BUMS है, यानी कि आयुष कोर्सेज जितने हैं, BUMS है आपका, ठीक है, BNYS है, BSMS है, आपका BHMS है, ये सारे आयुष के कोर्सेज हो गए। इसके साथ साथ जितना आपका B फार्मा कोर्स होता है, B फार्मा होता है आपका, जितने भी कोर्स में B लगा हो, आपका LLB हो गया, ठीक है, आपका BFA हो गया, ठीक है, आपका BPA हो गया, ये सारे कोर्स
ठीक है, बीएससी लाइब्रेरी साइंस हो गया, ये सारे के सारे आपके ग्रेजुएशन कोर्स कहलाते हैं। ये सब आपके ग्रेजुएशन कोर्स हैं, ठीक है। और इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 से 4 साल होती है। जितने भी ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं उनकी जो ड्यूरेशन है वो आपकी 3 to 4 ईयर्स होती है। जस्ट अ मिनट, 3 to 4 ईयर्स का कोर्स होता है। और इस कोर्स को करने के बाद, इन कोर्सेज के बाद जॉब के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। बात आती है डिप्लोमा कोर्स की, तो डिप्लोमा कोर्स होते हैं आपके 2 साल या फिर 1 साल के, 2 साल या फिर 1 साल के। और इससे आपको ग्रेजुएट नहीं कहा जाता, इससे आपको डिप्लोमा होल्डर कहा जाता है। इसकी भी जॉब निकलती है पर कम निकलती हैं। डिप्लोमा जिस भी कोर्स के आगे डी लिखा हो, डी, वो मैक्सिमम डिप्लोमा कोर्स होते हैं। जैसे कि आपका हो गया DMLT, ठीक है। अच्छा, इसमें भी BMLT वगैरह इंक्लूड करना था मुझे। BMLT हो गया आपका, जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज में बी लगा हो वो सारे उसमें आएंगे। DMLT हो गया, DPT हो गया, DNYS हो गया, ठीक है। आपका हो गया DOTT, फिर आपका हो गया डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी। ऐसे बहुत सारे जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं ना उनके आगे डी लगा होगा। सर्टिफिकेट प्रोग्राम एक तरह से ट्यूटोरियल होते हैं किसी चीज़ की, मतलब किसी चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं आपको। जैसे किसी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता है, जैसे कि आपने जापानीज लैंग्वेज में सर्टिफिकेट प्रोग्राम ले लिया, जैसे आपने जापानीज लैंग्वेज में सर्टिफिकेट कर लिया, और ये आपका हो सकता है 6 महीने से लेकर के 1 साल तक, 6 मंथ से 1 ईयर तक। ये किसी चीज़ को बस आप जस्ट सीखने के लिए करते हो। जैसे कि आपको चश्मा बनाना नहीं आता, आपने सीख लिया कोई कोर्स करके। जैसे कि आपको फूड के बारे में जानकारी चाहिए, आपने एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम करके सीख लिया। कोई लैंग्वेज जाननी है, एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम करके सीख लिया। आपको मान लीजिए ड्राइंग करनी है, ड्राइंग का एक आपने सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर लिया। इनफैक्ट आपको ब्यूटिशियन बनना है, उसका एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम आपने कर लिया। तो ये मतलब जनरली लोग नहीं करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं, या जिन्हें 12 के बाद तुरंत नौकरी चाहिए होता है, छोटा मोटा कोई भी मिल जाए तो वो ये लोग करते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन का जो प्रोग्राम होता है, ग्रेजुएशन का प्रोग्राम सबसे अच्छा माना जाता है आफ्टर 12th, ठीक है। इसमें सब कुछ आ गया, जितना भी बारे में आपने सुना होगा वो सारे मैक्सिमम ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। अच्छा, BPT वगैरह भी आ गया, सब कुछ इसमें है। तो ग्रेजुएशन CUET UG जो है वो आपको ग्रेजुएशन करने का भी मौका देता है, प्लस आपको डिप्लोमा करने का भी मौका देता है। यानी एक एग्ज़ाम से आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, आप डिप्लोमा भी कर सकते हो। तो जिसको भी ग्रेजुएशन करना है, चाहे वो पहले कुछ भी कर चुका हो, जैसे मान लेते हैं आपने पहले डिप्लोमा कर रखा है, सर्टिफिकेट कर रखा है, या पहले से कोई ग्रेजुएशन कर रखा है, अब दूसरा ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो ग्रेजुएशन कोर्स को हम UG कहते हैं, UG कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो भी एग्ज़ाम होता है वो आपका UG वाला होता है ग्रेजुएशन के लिए। कोई भी आपको ग्रेजुएशन का कोर्स करना हो उसके लिए आपका UG का एग्ज़ाम होगा। और ग्रेजुएशन के बाद होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि आपका MSc, MA, LLM, ये सब आपके होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, ये होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। सो जितना भी ग्रेजुएशन का कोर्स है, अगर आप वो करना चाहते हो तो आपको CUET UG का एग्ज़ाम देना होता है। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो CUET UG के बारे में करेंगे, यही आपके काम का है अगर आप 12th पास किए हो, या फिर कोई इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहते हो। जस्ट अ मिनट, इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहते हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो भी आपको UG का ही एग्ज़ाम देना है, चाहे आपने पहले कुछ भी कर रखा हो, ठीक है। समझ आ गई बात? अच्छा, तो CUET का आपको इतना समझ में आ गया कि CUET के 2 एग्ज़ाम हैं, जिसमें से हमारा फोकस रहेगा CUET UG पर। अब CUET UG के फॉर्म कब आते हैं? इसका फॉर्म जो है, इसका फॉर्म आ जाता है आपका मार्च से अप्रैल के बीच में, मार्च से अप्रैल के बीच में फॉर्म आ जाता है। 15 मार्च के बाद से आप मान के चल सकते हो। और इसका जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम अलग अलग दिन होता है। इसका जो एग्ज़ाम होता है वो आपका मई से स्टार्ट होकर के चलता है आपके जून तक, ठीक है। ये इसके एग्ज़ाम की डेट हो गई। अच्छा, कौन कौन से लोग एलिजिबल है इसके लिए? एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी, सब कुछ एक एक चीज़ बारीकी से बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी बच्चा अगर 12th पास है, अगर उसने 12 पास कर रखा है तो वो एलिजिबल है, लेकिन उसके कुछ परसेंटेज होना चाहिए। क्या परसेंटेज? उसके 12th में 45% होना चाहिए, अगर वो SC, ST, PWD या OBC हो।
तो उसके कम से कम 45% ट्वेल्थ में होना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके। अगर वो जनरल का बच्चा है या जनरल ईडब्ल्यूएस का है तो उसके कम से कम 50% होना चाहिए। जनरल है या जनरल ईडब्ल्यूएस है तो कम से कम 12 में 50% होने चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स मिला करके जितने भी आपके 12 के सब्जेक्ट होते हैं वो मिला करके 50% होना चाहिए। और SC ST PWD OBC के लिए 45% होना चाहिए। अगर इससे कम परसेंट है तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक है। अच्छा, ट्वेल्थ आपने किसी भी सब्जेक्ट से पास किया हो, डजेंट मैटर, ट्वेल्थ आपने एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से पास किया हो, एनी सब्जेक्ट, चाहे आप साइंस में हो, आर्ट्स में हो या फिर कॉमर्स से हो, होम साइंस से हो, किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया हुआ है, सारे बच्चे इसमें एलिजिबल होते हैं। लेकिन सारे बच्चों की अलग अलग कोर्स होते हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको इतने सारे जब कोर्सेज हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं। अच्छा, इसमें एक और इंक्लूड कर देती हूँ, बीकॉम वगैरह भी आ जाएगा। बीकॉम, इतने सारे कोर्सेज है, जिसके भी आगे बी लग रहा है वो सारे इंक्लूड है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, MBBS इस कोर्स से, इस एग्जाम से नहीं होता, BAMS नहीं होता, BUMS नहीं होता, BNYS नहीं होता, BSMS BHMS नहीं होता। ये सारे कोर्सेज CUET एग्जाम से नहीं होते। और बीटेक भी IIT में नहीं होता, मतलब इसकी कुछ निश्चित संस्थाएं हैं। ये कोर्सेज के अलावा जितने भी कोर्सेज आप देख रहे हो, BSc का हर प्रकार का कोर्स, BA का हर प्रकार का कोर्स, B फार्मा, BMLT, जितने भी पैरामेडिकल है, सब कुछ आपका CUET से होता है। लेकिन ये डॉक्टर बनने वाले कोर्स CUET से नहीं होते, ठीक है। अच्छा, तो ये एग्ज़ाम जो है ना, किसी भी सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई कर रखी हो आप दे सकते हो ये एग्ज़ाम, ठीक। अच्छा, आगे बात करते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी की बात कर ली। अब बात करते हैं कि CUET एग्ज़ाम में कितने सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है। CUET में क्या क्या आता है, ध्यान से देखिए। CUET UG, CUET UG का जो एग्ज़ाम है, इसमें ये टोटल 37 सब्जेक्ट में होता है, 37 सब्जेक्ट, जिसमें से 13 जो होते हैं वो लैंग्वेज होते हैं, लैंग्वेज होते हैं। एक आपका जनरल टेस्ट होता है, इसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं, टेस्ट। तो अगर आपको GT नज़र आए या फिर GAT नज़र आए, उसे आप एक ही समझोगे, ठीक है। अच्छा, तीसरा, 23 आपके डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। अब ये तीनों क्या होता है समझाती हूँ। देखिए, आपको इन सारे में एग्जाम नहीं देना, अभी सब कुछ समझाऊंगी, पहले ध्यान से समझिए। CUET UG में 37 सब्जेक्ट होते हैं, 37। पहले और भी होते थे, अभी प्रेजेंट टाइम की जो अपडेट है वो बता रही हूँ। आने वाले कल में बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि CUET एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सबसे ज़्यादा बदलाव देखा गया है। ये स्टार्ट तो हुआ था 2022 में, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा बदलाव आते जाते हैं कि ये हर साल कुछ ना कुछ नया बदलाव लेके आता है, ठीक है। तो आप उसके लिए फिक्र ना करें। 37 सब्जेक्ट में आपका एग्जाम होगा। 37 सब्जेक्ट में 13 लैंग्वेज होते हैं, एक जनरल टेस्ट होता है, 23 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। आप घबराइएगा मत कि इतना सारा कैसे तैयार करेंगे, समझा रही हूँ। लैंग्वेज में आपके बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, जैसे कि आपका हिंदी लैंग्वेज होता है, ठीक है, आपका इंग्लिश होता है, आपका पंजाबी होता है, आपका असमीज़ होता है, आपका बंगाली होता है। बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज होते हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब कि जनरल टेस्ट आएगा, GK वगैरह आएगा, उसमें एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आएंगे। डोमेन सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये आपके लिए मुख्य है, इसी पे आपको ज़्यादातर ध्यान देने की ज़रूरत है। डोमेन सब्जेक्ट, डोमेन हो गया आपका जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ठीक है, आपका बायोटेक्नोलॉजी, मैथ, अप्लाइड मैथ, ठीक है, आपका हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस। नेक्स्ट आपका हो गया कॉमर्स से रिलेटेड अकाउंटेंसी का होता है एग्ज़ाम, अकाउंटेंसी, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, टोटल 23 सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग। अब क्या आपको ये सारे सब्जेक्ट देना है, तो आंसर है नहीं। आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे सकते हो, मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम दे सकते हो।
आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हो, आप चाहो तो इससे कम भी ले सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कोर्स को टारगेट कर रहे हो, उस कोर्स के हिसाब से सब्जेक्ट चुनने होते हैं। ये पार्ट सबसे टफ होता है सब्जेक्ट चुनने का, कि बच्चे तैयारी कैसे करें। तो मैं आपको समझा देती हूँ कि आपको सब्जेक्ट कैसे चुनना चाहिए। पहले तो अपने दिमाग में सोचो कि आप क्या कर रहे हो अभी और कौन सा कोर्स आगे करना चाहते हो। जैसे मान लेते हैं, अगर आप अभी 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हो, तो आप आगे चल के क्या कर सकते हो। आप आगे चल के, जाहिर सी बात है, या तो आप पैरामेडिकल में जाओगे, पैरामेडिकल, या तो आप कोई बीएससी का कोर्स करोगे, या तो आप बीटेक का कोई कोर्स करना चाहते हो, या फिर हो सकता है आप नर्सिंग करना चाहते हो, या हो सकता है आप डिप्लोमा करना चाहते हो, और कुछ कंडीशन में हो सकता है कोई बच्चा बीए भी करना चाहता हो। तो आपको कौन से सब्जेक्ट को तैयार करना चाहिए। आपको इन सारे कोर्स में एडमिशन के लिए केवल और केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे विशेष ध्यान देना चाहिए, प्लस आपको जनरल टेस्ट, और प्लस आपको एटलीस्ट एक लैंग्वेज, खास करके इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप लोगे तो आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, इसमें आपको एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि चाहे आप पैरामेडिकल में जाओ, बीएससी में जाओ, बीटेक में जाओ, नर्सिंग में जाओ, डिप्लोमा में या बीए में, ठीक है, इन सब के लिए यही सारे एग्जाम, यही सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंपलसरी हैं। तो आपको टोटल 5 सब्जेक्ट तैयार करने हैं अगर आप इतने सारे कोर्स को टारगेट कर रहे हो। हाँ, बीए के लिए कुछ जगहों पे आपको लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट प्लस कुछ अदर डोमेन मांगता है। अदर डोमेन, जैसे कि बीए अगर आप हिस्ट्री से करना चाह रहे हो तो वो मांगेगा कि आपका हिस्ट्री में एग्जाम दिया होना चाहिए। तो मैं आपको सुझाव दूंगी कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए करना है तो आप सेम चीज़ में जाना, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, ये आप जाना। लेकिन अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी से बीए करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी पीसीबी करने के बाद बीए मत करो। पीसीबी करने के बाद आप बीए के फील्ड में जाओगे तो अच्छे कॉलेज आपको नहीं मिल पाएंगे इन सब्जेक्ट के हिसाब से, और अगर आप सब्जेक्ट बदलते हो तो सिर्फ यही वाला आपका एरिया रह जाएगा। यानी कि अगर आप बीए करना चाहते हो तो सब्जेक्ट बदलोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाओगे, और दूसरे कॉलेजेस में जाओगे तो वहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़ा ही नहीं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सब का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो अगर आप इतने कोर्स टारगेट कर रहे हो, इतने, तो फिर आप सिंपल इतने सब्जेक्ट्स को तैयार कर लो। समझ आ गई बात। इसी तरह से अगर कोई बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पढ़ा हुआ है और उसको क्या करना है, उसको या तो वो बीएससी करने के बारे में सोच रहा है, या तो वो बीटेक करने के बारे में सोच रहा है, या फिर वो सोच रहा है फार्मा का कोर्स कर ले, ठीक है, ऐसा कुछ वो सोच रहा है, तो उस केस में उसे क्या करना है, उस केस में उसे भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ देना है इस बार, प्लस आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, प्लस आपको देना है इंग्लिश का टेस्ट, ये आपको देना है। ठीक है, समझ आ गई बात। इसी तरह पीसीएम वाले को अगर बीए करना है तो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए करना है तो वो यही सब्जेक्ट देगा, क्योंकि उसने 12th में यही पढ़ रखा था। अगर कहीं और से बीए करना है तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उस सब्जेक्ट मांगेंगी जिस सब्जेक्ट में आपको बीए करना है। जैसे बीए आपको हिस्ट्री से करना है तो हिस्ट्री सब्जेक्ट में एग्जाम दो, ज्योग्राफी से करना है ज्योग्राफी से एग्जाम दो, तो वो मांग सकती है। तो मैं साइंस वाले स्टूडेंट्स को कहूँगी वो बीए की तरफ ना जाए, वरना आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। अच्छा, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आपको बीकॉम करना है, तो बीकॉम करने के लिए आप एटलीस्ट इंग्लिश का टेस्ट दो, आप अकाउंटेंसी का टेस्ट दो, अकाउंटेंसी, ठीक है, आप हो सके तो मैथ्स का टेस्ट दीजिए, कई जगहों पे मैथ्स पूछ लेता है, प्लस आप साथ साथ में जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट दें। इस तरह से आप कुछ प्रिपेयर करें। तो आपको जो कोर्स करना है, जो कोर्स आप टारगेट कर रहे हो, उससे रिलेटेड आपको सब्जेक्ट तैयार करने हैं। समझ आ गई बात। जैसे मान ले अगर किसी बच्चे को क्या करना है, वो उसने 12th में कुछ भी पढ़ रखा हो, 12th में उसने एनी सब्जेक्ट कुछ भी पढ़ रखा हो, एनी सब्जेक्ट, पर अब उसे क्या करना है, अब उसे ड्राइंग के फील्ड में जाना है, ड्राइंग, यानी कि उसे क्या करना है, बीएफए करना है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। तो इसमें क्या मांगता है, इसमें आपका कहता है कि आप कम से कम एक इंग्लिश का टेस्ट दो, आप एक जनरल टेस्ट दो, और साथ साथ में आपने 12th में जो पढ़ रखा है उसमें से कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट दे दो, 2 या 3 दे दो, कुछ कॉलेजेस वाले 3 भी मांगते हैं। तो इस तरह से आप करेंगे तो आप बीएफए के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। इसी तरह से होता है बीपीए,
बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने दिमाग में इतना समझ लो, एकदम क्लियरिटी से बता दूं तो आप अपने दिमाग में इतना समझ लो कि आप जो 12th में पढ़ रहे हो उसमें से 3 सब्जेक्ट उठा लेना, ठीक है। और प्लस 12th में अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है, जो कि ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, तो इंग्लिश का सब्जेक्ट उठाना, इंग्लिश में पेपर ना दे पाओ तो हिंदी का उठा लेना, और साथ साथ में जनरल टेस्ट। ये 5 सब्जेक्ट में आप एग्जाम दोगे, शांति से इन 5 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करिए, आपका आराम से सीयूटी एग्जाम निकल जाएगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस आता है, 12th का सिलेबस आता है इसमें 12th का सिलेबस आता है, सिर्फ और सिर्फ 12th का इसमें सिलेबस आता है, ठीक है। 11th का नहीं आता, सिर्फ 12th का आता है। आसानी से तैयार कर सकते हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट, सबके लिए 12th का ही सिलेबस आता है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट में आप एग्जाम दे रहे हो, सबके लिए 12th का सिलेबस आता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये मेरा आपको सुझाव होगा, आप लेने को एक सब्जेक्ट भी ले सकते हो, लेकिन एक सब्जेक्ट के बेसिस पे कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगा। या आप लेने को बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कॉम्बिनेशन सही नहीं हुआ तो आपको एग्जाम देने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप सिर्फ मैथ ले लो, सिर्फ आप फिजिक्स ले लो, तो लेने को ले सकते हो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। इसलिए कम से कम 5 सब्जेक्ट आप जरूर लें, ये मेरा आपको सुझाव होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पेपर के पैटर्न की बात करते हैं। पेपर कैसा आता है, पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। पेपर कैसा आता है भाई? तो पेपर में देखिए, एक सब्जेक्ट का, आपने जितने भी सब्जेक्ट लिए हैं उसका अलग अलग पेपर होगा। एक सब्जेक्ट की अगर बात करें तो एक सब्जेक्ट में जो है वो आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, और आपको एक सब्जेक्ट के लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, 1 आवर लिखना चाहिए मुझे। 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है, और अगर आप सही करते हो तो आपको +5 नंबर मिलते हैं। अगर आप गलत करते हो तो आप -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, ठीक है। तो जितने सब्जेक्ट आप चुनोगे उतने ज़्यादा मार्क्स होंगे आपके, और उस मार्क्स को कैलकुलेट करके देखा जाता है। कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पेपर का पैटर्न आप समझ गए कि 50 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे का समय होगा एक सब्जेक्ट के लिए, और आपका +5 -1। जैसे मान लेते हैं आपने कोई 2 सब्जेक्ट चुन के रखा है, जैसे मान लेते हैं आपने कोई 3 सब्जेक्ट चुन के रखा है, तो आपका 1 दिन एग्जाम पड़ा और 3 घंटे का एग्जाम हुआ, और ये तीनों सब्जेक्ट आपके पूछे गए। ऐसा नहीं होता कि हर सब्जेक्ट का एग्जाम अलग अलग दिन होता है। सब्जेक्ट का एग्जाम एक साथ भी पढ़ सकता है आपका, अलग अलग दिन भी पढ़ सकता है। तो इसके लिए बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहें। ऐसा मत सोचिएगा कि एक सब्जेक्ट का एग्जाम एक दिन होगा। एक ही दिन आपके तीनों सब्जेक्ट, आपके 5 सब्जेक्ट का एग्जाम हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपका 5 अलग अलग दिन आपके सब्जेक्ट्स का एग्जाम हो। ये बिल्कुल ही रैंडम बात है, ये तब पता चलती है जब एग्जाम का शेड्यूल आ जाता है, ठीक है, समझ गए। तो ये पेपर पैटर्न की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, फीस की बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरने की फीस कितनी लगती है और टोटल कितना खर्चा आता है सीयूटी एग्जाम देने में। तो मैं आपको बता दूं, फॉर्म की फीस की पहले बात कर लेते हैं कि फॉर्म की फीस क्या रहती है। फॉर्म की फीस क्या रहती है? तो अगर आप 3 सब्जेक्ट तक भरते हो, 3 सब्जेक्ट तक, तो जनरल स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि चाहे आप 1 सब्जेक्ट भरो, 2 भरो या 3 भरो, तो जनरल स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपये लगते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी स्टूडेंट हो तो आपके 900 रुपये लगते हैं। अगर आप SC ST स्टूडेंट हो या PWD हो तो जो है वो आपका 800 रुपये लगता है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर आप 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट लोगे तो पर सब्जेक्ट 400 रुपये और ऐड होगा अगर आप जनरल हो। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी हो तो पर सब्जेक्ट 375 रुपये और ऐड होंगे, और अगर आप SC ST हो तो 350 रुपये हर सब्जेक्ट के और ऐड होंगे। जैसे कि मान लीजिए 800 लगा 3 सब्जेक्ट के लिए, आपने 4 लिया तो 800 + 350 यानी कि 1150 रुपये आपके हो जाएंगे, और एक और सब्जेक्ट लिया तो 350 और जुड़ेगा, ठीक है। टोटल 5 ही ले सकते हो, 5 से ज़्यादा तो ले नहीं सकते। तो 3 तक इतना लगेगा, और आपका एक एक सब्जेक्ट ऐड करने पे इतना इतना और जुड़ेगा। ये आपके फॉर्म की फीस होती है। इसके बाद होता है आपका एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में बहुत परेशानी होती है क्योंकि अचानक से सिटी वगैरह आपको घोषित की जाती है, अचानक से दी जाती है, और देने के बाद आपको वहाँ जाना होता है, तो उसमें भी आपके काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। एग्ज़ाम के बाद आता है आपका रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट के बाद स्टार्ट होती है आपकी काउंसलिंग।
ठीक है। अच्छा, काउंसलिंग में अगर CUET 2025 की बात करूं तो 370 प्लस यूनिवर्सिटियों ने भाग लिया था, और अगर 2026 की बात करूं तो ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा यूनिवर्सिटी यानी कि करीबन 400 प्लस यूनिवर्सिटी इस बार भाग लेंगी। 400 प्लस यूनिवर्सिटी इस बार भाग लेंगी। ठीक है। अच्छा, हर एक यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग का कम से कम अगर बताऊं तो 200 से लेकर के 500 तक रुपए तक काउंसलिंग का पैसा लगता है हर एक यूनिवर्सिटी में। तो सोचिए, इतनी सारी यूनिवर्सिटी हैं, अगर आप सब में काउंसलिंग कराओगे तो आपका कितना पैसा लग जाएगा। और आपको क्योंकि काउंसलिंग की हो सकता है समझ ना हो, आप किसी काउंसलर से कराओ, मुझसे कराओ या किसी से भी कराओ, तो वो कैफे वाला भी चार्ज लेगा, या काउंसलर है तो काउंसलर भी हर एक कॉलेज का चार्ज लेगा। तो अच्छा मोटा खासा पैसा बन जाता है काउंसलिंग में। तो फॉर्म तो आपका बड़ा सस्ता है, लेकिन काउंसलिंग बड़ा महंगा पड़ता है आपको। तो काउंसलिंग हमेशा कट ऑफ देख करके की जानी चाहिए। अब कहोगे मैम कट ऑफ कितने मार्क्स तक लाएं ताकि हमको कॉलेज मिल सके और आसानी से मिल सके, और कम कॉलेज हम भरे तो भी मिल जाए। तो मैं आपको बता देती हूँ कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ जो है, देखिए, आपने अगर एक सब्जेक्ट लिया है तो एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन है और 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है 250 नंबर हुए। 250 नंबर, ठीक है, 250 नंबर आपके हुए। समझ आ गई बात। तो अगर आपको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहने का मतलब जैसे कि आपका BHU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, आपका JNU हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, ठीक है, ये सब जो अच्छे कॉलेज होते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी होती हैं, अगर आपको उनमें जाना है तो 250 में से कम से कम 150 टारगेट करिए, 150 प्लस ही टारगेट करिए। हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 150 प्लस टारगेट करिए। और अगर एकदम टॉप की जैसे कि BHU DU में जाना है तो कम से कम 200 टारगेट करिए हर एक सब्जेक्ट में। हर एक सब्जेक्ट में जब आपका 200 का टारगेट रहेगा तो आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर लोगे। और आपकी कट ऑफ जो है वो टोटल में से नहीं बताई जा सकती। जैसे कि नीट का एग्जाम होता है, उसमें टोटल 720 नंबर का वो होता है, तो 720 में से कितना ला दो कि आप कॉलेज पा जाओ, ये बताया जा सकता है। लेकिन CUET में कट ऑफ जो है वो कॉलेज वाइज होती है, कॉलेज वाइज प्लस कोर्स वाइज होती है, कोर्स वाइज। तो इतने सारे कॉलेज हैं, इतने सारे कोर्स हैं, कट ऑफ नहीं बताया जा सकता। पर आपको एक अंदाज बता रही हूँ कट ऑफ का। जैसे मान लेते हैं BHU है, BHU कट ऑफ को समझने की कोशिश करिएगा। मान लेते हैं BHU है और इसमें आप क्या करना चाहते हो, BRIT करना चाहते हो, BMRIT करना चाहते हो, चलो BMRIT करना चाहते हो, इससे आप BMRIT ये कोर्स आप यहाँ से करना चाहते हो। और BHU ने कहा है कि ये कोर्स करने के लिए हम फिजिक्स के मार्क्स जोड़ेंगे, केमिस्ट्री के जोड़ेंगे और बायोलॉजी के जोड़ेंगे, बाकी किसी सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं देखेंगे हम, ऐसा BHU ने कहा हुआ है। पर आप हो, मान लेते हैं ये आप हो, आपने एग्जाम दिया है मेरे कहने पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश, इसमें आपने एग्जाम दे रखा है। और आपके फिजिक्स में मान लेते हैं 200 नंबर है, केमिस्ट्री में 100 नंबर है और बायो में मान लेते हैं इसमें भी 200 नंबर है। चलो आप अच्छे बच्चे हो, अच्छे मार्क्स ले आए। जनरल टेस्ट में भी आपका 180 नंबर है और इंग्लिश में मान लेते हैं आपका 20 नंबर है, मान लेते हैं, मानने में क्या रखा है। तो अब बच्चा सोचेगा अरे मेरे तो 20 नंबर है, मेरा तो BHU में होगा ही नहीं, इंग्लिश में मेरे 20 नंबर है। तो ऐसा नहीं होता। अगर BHU ने सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मांगा है तो आपके यही तीनों मार्क्स देखे जाएंगे और इसके हिसाब से कट ऑफ बनेगी। यानी कि तीनों का अगर जोड़े तो 250 गुणे 3 आपका हो जाता है 750। 750 में से आपने कितने मार्क्स पाए हैं, 500 मार्क्स, तो इस 500 के हिसाब से कट ऑफ बनेगी। समझ गए बात। ऐसे ही कोई दूसरी यूनिवर्सिटी है जो दूसरे सब्जेक्ट्स मांगी है, तो उसमें से जिन सब्जेक्ट में आपने एग्जाम दिया है उनके मार्क्स जुड़ जाएंगे। मान लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी होती, उसने कहा कि हम तो चलो PCB भी लेंगे और आपका जनरल टेस्ट भी देखेंगे, तो आपके PCB प्लस जनरल टेस्ट के मार्क्स जोड़ करके कट ऑफ बनेगी। समझ आ गई बात। तो जितने भी अच्छे कॉलेज हैं उनमें ये चेक कर लेना कि कौन कौन सा सब्जेक्ट मांगा गया है किस कोर्स के लिए और हमारे उन सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। अगर आपके 150 से 200 के बीच मार्क्स हैं तो हर एक सब्जेक्ट में, तो आप मान के चलना आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। समझ गए। तो कट ऑफ समझाने का इससे बेस्ट तरीका मेरे पास नहीं था, क्योंकि CUET की कट ऑफ में ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को होती है।
ठीक है। तो अभी तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? हम डिस्कस कर चुके हैं कि सीयूटी का कौन सा एग्जाम देना है, आपको यूजी वाला एग्जाम देना है। सीयूटी का फॉर्म डेट और एग्जाम डेट हमने डिस्कस कर लिया है। फॉर्म की फीस कितनी लगेगी, फॉर्म फीस और आपकी काउंसलिंग फीस, ये भी हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है। पेपर का पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया है, पेपर पैटर्न। एक और चीज बता दूं, पेपर जो होता है वो आपका ऑनलाइन होता है। कैसा पेपर होता है आपका? ऑनलाइन होता है, यानी कि कंप्यूटर पे होता है। आज क्या हो गया, मेरी स्पेलिंग काम नहीं कर रही। ऑनलाइन, ठीक है। पेपर आपका ऑनलाइन होता है, यानी कि सीबीटी मोड में होता है, और ये चीज़ आपको कंप्यूटर पे देनी होती है। तो कई लोग कहेंगे हमें तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता, हम कैसे एग्ज़ाम देंगे? तो फिक्र की कोई बात नहीं है। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी, आपके साथ इन्विजिलेटर लगे होंगे एग्ज़ाम हॉल में, आप उसमें लॉगिन करना पूछ सकते हो। आपका खासकर डेट ऑफ बर्थ मांगता है लॉगिन में, और रोल नंबर मांगता है। रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिख करके, अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो इन्विजिलेटर आपको हेल्प कर देंगे। वो लिख करके आपको क्या कर देना है, माउस से क्लिक कर देना होता है, आप लॉगिन हो जाते हो। उसके बाद जो भी आंसर सही लगे, माउस से ऐसे क्लिक कर करके उस आंसर पे टिक करते चले जाना होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। और अगर आपको रफ लगती है कोई चीज़ सॉल्व करने में, तो सेंटर पे ही आपको रफ पेज भी दिया जाता है, उसमें आप सॉल्व कर सकते हो। और सेंटर पे आपको रफ पेज के साथ साथ आपको खुद क्या ले जाना, सेंटर पे आपको रफ पेज दिया जाता है, उसमें आप सॉल्व कर सकते हो। और साथ साथ में जब आप खुद जाते हो एग्जाम हॉल में, तो आपको एक पेन लेकर के जाना होता है, अपना बॉटल लेकर के जाना होता है, और जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है कुछ चीज़ें, जैसे कि अगर आपको हैंकी वगैरह की ज़रूरत है या मास्क की ज़रूरत है, तो वो आप ले जा सकते हो। ठीक है। बाकी चीज़ें सेंटर पर नहीं ले जानी होती। तो ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होता है सीबीटी मोड में, और हिंदी मीडियम में भी एग्ज़ाम होता है, इंग्लिश मीडियम में भी एग्ज़ाम होता है, इंग्लिश मीडियम में भी एग्ज़ाम होता है। टोटल आपके 13 भाषाओं में एग्ज़ाम होता है। जैसे मान लेते हैं कोई अगर बंगाल का, उसे हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं आती, तो बंगाली भाषा में भी एग्ज़ाम होता है। लेकिन जो बच्चे किसी स्थानीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इतना जान ले कि उनका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो भी उसी रीजन में पड़ेगा। जैसे किसी ने बंगाली चूज़ किया है, बंगाली मीडियम, तो उसको बंगाल में ही सेंटर मिलेगा। किसी ने अगर असमीज़ चूज़ किया तो उसको असम में ही सेंटर मिलेगा। तो अगर आप हिंदी इंग्लिश चुन रहे हो, तो आपको ऑल ओवर इंडिया हर जगह आप सेंटर डाल सकते हो एग्ज़ाम का, कि कहाँ आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। एग्ज़ाम सेंटर चुनने का ऑप्शन आता है। अच्छा, आगे हमने क्या बात कर ली? एलिजिबिलिटी की बात कर ली कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। हमने कट ऑफ के बारे में डिस्कशन कर लिया। हमने जो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है सब्जेक्ट सिलेक्शन, कि सब्जेक्ट कैसे चुने। सब्जेक्ट तो मैंने कोर्स वाइज सब्जेक्ट सिलेक्शन बता दिए। इसमें कितने कोर्सेज होते हैं मैंने कोर्सेज आपको गिनवा दिए। ठीक है। और ये एग्ज़ाम लड़का लड़की सभी दे सकते हैं, लड़का लड़की सभी दे सकते हैं एग्ज़ाम को। देखिए कई लोग पूछते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को। ठीक है। प्लस इसके साथ साथ आपका कम से कम 17 साल का उम्र होना चाहिए। 17 साल अगर आपका 31 दिसंबर 2026 से पहले पहले अगर आप 17 साल के हो जा रहे हो, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके अलावा आप कितने भी साल के बूढ़े ही क्यों ना हो, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। मतलब मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। ठीक है। और अगर आपने पिछले साल एग्ज़ाम दे रखा है, तो भी आप इस बार दे सकते हो। आप चाहे जितनी बार सीयूटी का एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। आपने 12th के बाद 4-5 साल का गैप लिया है, तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। आप जस्ट 12 पास आउट हो, या अभी 12th पास करोगे इस साल 2026 में, तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। सारे लोग एलिजिबल हैं। ठीक है। बस कम से कम 17 साल की उम्र होना चाहिए। 31 दिसंबर से पहले पहले आप 17 साल के हो जाओ। और साथ में आपको क्या करना है, परसेंटेज वाला जो बताया था वो क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 2-3 सवाल और आते हैं बच्चों के मन में। पहला सवाल तो ये आता है कि मैम सीयूटी दे ही क्यों, इसका देने का क्या फ़ायदा है? हमारे यहाँ तो डायरेक्ट बीए बीएससी में एडमिशन हो जाता है, हम वहाँ क्यों नहीं करा सकते? तो आंसर है आप बिल्कुल करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खासकर अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना है, तो मैं कहूँगी सीयूटी में क्यों इतने पैसे बर्बाद करने, आप वैसे ही चले जाओ। ठीक है। लेकिन अगर आपको भारत की अच्छी संस्थाओं में जाना है, जैसे कि आपका जेएनयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू हो गया, आपका जेएमआई हो गया, इन सब जगहों से, अच्छी जगहों से अगर आपको पढ़ाई करनी है ताकि आपका पढ़ाई का लेवल बहुत अच्छा हो सके, तो आपको सीयूटी देना ज़रूरी है। क्योंकि और कोई तरीका नहीं होता इन संस्थाओं में जाने का बिना सीयूटी के। किसी भी कोर्स के लिए जो भी इसके अंदर आते हैं, वो सारे कोर्स के लिए आपको सीयूटी देना ज़रूरी है। जो बच्चे जेई नहीं निकाल पाते हैं, उनके लिए भी सीयूटी देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सीयूटी के थ्रू आप बीटेक कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। जेई में बहुत सारे बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाते, पर सीयूटी से बीटेक आपको ज़रूर मिल जाता है। ठीक है। अच्छा,
तीसरी बात ये कि सीयूटी से जो एग्ज़ाम के थ्रू अगर आप काउंसलिंग में जाते हो और काउंसलिंग से आपने एडमिशन लिया है तो आपका एडमिशन पुख्ता माना जाता है। कई बार फ्रॉड के केस भी हो जाते हैं, आपने एडमिशन ले लिया, वहाँ पढ़ाई नहीं चल रही, आपने एडमिशन ले लिया, आपका एडमिशन कैंसिल हो गया, आपको डिग्री ही नहीं मिली, तो आपका समय भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है। तो ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए भी आप सीयूटी का एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम अच्छे जगह से पढ़ाई करेंगे या सीयूटी एग्ज़ाम देंगे तो हमारी नौकरी लग जाएगी? तो मैं आपको बता दूं, सीयूटी एग्ज़ाम का नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो तो कोई भी भर्ती आती है आपके कोर्स से रिलेटेड, वो भर के आप बिल्कुल नौकरी निकाल सकते हो। हाँ, सीयूटी बस आपको एक अच्छी जगह पहुंचाने का काम कर रहा है। वहां आप जिस हिसाब से पढ़ाई करोगे उस हिसाब से नौकरी के लिए आप आगे जा सकते हो। सीयूटी एग्ज़ाम नौकरी नहीं देता, और जो भी आप एग्ज़ाम नीट जेईई ये सब जानते हो, ये सब नौकरी नहीं देते हैं। ये सिर्फ आपको कोर्स में एडमिशन दिलवाते हैं। वो कोर्स अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद कोई अगर भर्ती आती है जॉब की, उसमें आपने अप्लाई किया, आप निकाल ले गए, तब आपकी नौकरी लगती है। चाहे आप एमबीबीएस कर रहे हो, चाहे आप बीटेक कर रहे हो, आईआईटी से ही क्यों ना कर रहे हो, आपको रखी रखाई नौकरी नहीं मिलती। आपको कोर्स में पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के बाद प्लेसमेंट्स लगती हैं कई जगहों पे, प्लेसमेंट में भी इंटरव्यू देना पड़ता है, कई बार टेस्ट देना पड़ता है, तब जाके नौकरी लगती है। तो इस भ्रम से दूर रहिए कि कोई ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको तुरंत ऐसे नौकरी रखे हुए दिला दे। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता, सीयूटी भी नहीं है। ठीक है। सीयूटी का बस इतना फ़ायदा है कि आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला सकता है ताकि पढ़ाई आप अच्छे से कर सको। दूसरा ये कर सकता है कि आपको फ्रॉड से बचा सकता है। तीसरा काम ये कर सकता है कि सीयूटी से आप सरकारी कॉलेजेस में जा पाओगे अच्छे, क्योंकि सरकारी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। और अगर आपको प्राइवेट से जाना है तो प्राइवेट में भी थोड़ी सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है सीयूटी एग्ज़ाम, बाकी इसका और कोई रोल नहीं। ठीक है। आपको कई जगह है आपको अपॉर्चुनिटी दे देता है, बाकी आप कुछ और अगर इस एग्ज़ाम से उम्मीद रखे हो तो उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, समझ आ गई बात? तो सीयूटी के बारे में मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक्स आपके लिए कवर कर दिए। एक बात और बच्चों के सामने आती है कि सीयूटी से अगर हम एग्ज़ाम दे दें तो कॉलेज की फ़ीस कितनी लगेगी, कॉलेज की फ़ीस कितनी लगेगी, मतलब पढ़ाई की फ़ीस कितनी लगेगी? तो ये बिल्कुल ही वैरी करता है, क्योंकि सीयूटी में आपके गवर्नमेंट कॉलेज भी आते हैं, सीयूटी में आपके प्राइवेट कॉलेज भी आते हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो तो फीस, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी करीबन 2-3 हज़ार से फ़ीस स्टार्ट होती है, और कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी 1.5 लाख से 2 लाख तक भी जाती है। ठीक है। तो डिपेंड ऑन कॉलेज कि आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट में आप कम से कम 80,000 से लेकर के 3 से 4 लाख रुपए तक फीस मान सकते हो, स्पेशली बीटेक कॉलेजेस की। तो फीस बहुत ज़्यादा वैरी करती है, क्योंकि इतनी सारी यूनिवर्सिटी है। सोचो 400 प्लस कॉलेज हैं, 400 प्लस कॉलेज है, और उनमें अलग अलग तरह के कोर्स हो रहे हैं। तो हर एक कोर्स का अपना खुद का फीस है, अपना खुद का रेपुटेशन है, हर एक कोर्स का अपना अलग अलग है। इसमें गवर्नमेंट भी आते हैं, प्राइवेट भी आते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। समझ आ गई बात? इसके अलावा भी कोई ऐसी बात जो आपको लगता है मेरे से छूट गई, मुझसे बताना रह गया, तो आप कमेंट में मेंशन करिए। मैं उस पर भी या तो वीडियो बना दूंगी या तो आपको रिप्लाई कर दूंगी। तो मैंने हर एक चीज़ आपको डिटेल में बता दी। अगर आपको मुझसे प्रिपरेशन करनी है कि सीयूटी की तैयारी हम कहाँ से करें, कैसे करें, तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है जिसमें मैंने सीयूटी से रिलेटेड बायोलॉजी पढ़ाया है। अगर आप हमसे प्रिपरेशन चाहते हो तो हम आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और लास्ट में आते आते आपके जनरल टेस्ट और इंग्लिश तैयार करा सकते हैं। शुरुआत में हम सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तैयार करा पाएंगे। तो अगर आप हमसे प्रिपरेशन चाहते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, या बहुत हो गया तो मैं अनूप सर से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ मैथ की। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कमेंट में लिख देना कि हाँ हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने 1 शॉट वीडियो पहले चैप्टर का, जो क्लास 12 का पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, उस पर बना रखा है। आप एक बार वो वीडियो देखना। हमारा एक चैनल है स्पार्कअप स्टडी, जैसे ही स्पार्कअप क्लासेस है वैसे ही स्पार्कअप स्टडी नाम से चैनल है, स्पार्कअप स्टडी। उस पर हम लोग तैयारी करवाते हैं, जिसमें सीयूटी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाली है, आप देखना, आप उसका फीडबैक देना, आपको अच्छा लगे तो बताना, ताकि मैं आगे आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू करा सकूं। ओके। और अगर आपको कोई पर्सनल डाउट, कोई इमरजेंसी कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 8957391589। इस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कैसे? व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिएगा, हम आपको QR कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट देके आप मुझसे बात कर सकते हो। इस सुविधा का तभी इस्तेमाल करिए जब वास्तव में आप किसी इमरजेंसी में फंसो, आपको बहुत ज़रूरत हो,
क्योंकि ये पेमेंट वाली चीज़ है, हम सबके लिए कॉल अरेंज नहीं कर सकते, हमारी भी एक लिमिट है, हम सबको कैसे बात कर पाएंगे, हम नहीं कर सकते। और अगर कॉल्स वगैरह फ्री करो तो ज़्यादातर कॉल्स फालतू आती हैं, हमारा पूरा समय ही निकल जाएगा उन फालतू कॉल्स में डील करने का, तो हम पढ़ाएंगे क्या और आपको अपडेट क्या देंगे। इसलिए हमने चार्जेस रखा हुआ है ताकि जिसको वास्तव में ज़रूरत हो सिर्फ वही कॉन्टैक्ट करे। ओके। दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि अरे सीयूटी में इतनी सारी बझान है, हमें टाइम टाइम पे अपडेट चाहिए, क्योंकि सीयूटी में हर बार कुछ ना कुछ नया नया अपडेट आता रहता है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको फ़ोन करके अपडेट्स बताते रहूं, तो जितने भी एग्ज़ाम्स का आप अपडेट मुझसे चाहते हो, आप एक बार इस नंबर पे हमसे 200 पेमेंट करके बात कर लो। फिर जितने भी एग्ज़ाम का आप जहां तक का अपडेट चाहते होगे, तो हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी बार हमको आपको कॉल करना पड़ेगा, उस हिसाब से हम आपको एक प्राइस बताएंगे। उस प्राइस को पेमेंट करके आप फिर बेफिक्र होकर अपनी तैयारी कर सकते हो। आपका एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा, आप कौन कौन से सब्जेक्ट भरो, आपकी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, ठीक है, आपका एग्ज़ाम कब होगा, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब होगी, वहाँ तक की हम पूरी जानकारी आपको फ़ोन कर करके या मैसेज कर करके आपको बताते रहेंगे, ताकि आपका कुछ भी छूटे ना। तो आप एक बार 200 पेमेंट करके बात कर सकते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग जैसा आपको अच्छा लगे आप पेमेंट करके आगे हमसे जुड़ सकते हो। फ्री गाइडेंस आपको चाहिए तो फ्री गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन में जो CUT 2026 की प्लेलिस्ट है उसे सेव कर लीजिए, हर एक अपडेट उसमें टाइमली आपको मिलते रहेगी। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।